अकादमिक सत्र 21-22 में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ये हमने जारी किए हैं। इस सत्र में 3 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनका विभाजन बेसलाइन टेस्ट के आधार पर करना है और 2 समूह में करना है, अंकुर और तरुण। पिछले बार के दक्षता उन्नयन में और इस बार में एक ही अंतर है कि 6 से 8 में उमंग समूह हमने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि अपन उमंग समूह नहीं रख सकते। हमने भी ये प्रश्न पूछा क्यों नहीं रख सकते। इन्होंने कहा कि सर वो पिछले सत्र में मान लीजिए जिस स्तर पे था और कुछ भूल गया है तो हमें एक स्तर नीचे से ही उसको लेके चलना चाहिए। उमंग में हम बात कहां कर रहे हैं? हम जब कक्षा स्तर की बात करेंगे, जब उस स्तर पे आ जाएगा ना तब उमंग की बात शुरू होती है। उमंग मतलब यदि 6 से 8 का बच्चा है तो 6 से 8 स्तर का यदि उसे ज्ञान है तो हम उसको उमंग स्तर मानते थे। और इसलिए अभी हमें 2 ही स्तर, 2 ही समूह बनाना है, एक अंकुर का और एक तरुण का। और इसलिए ये क्यों करना है? क्योंकि कक्षा 1-2 में यदि हम गणित की बात करते हैं तो अंक पहचान, संख्या पहचान और जोड़, ये 3 गतिविधियां हैं। तो जब बच्चे एक साथ बैठ के काम करते हैं तो शिक्षक को भी पता है कि मुझे इन 8 बच्चों को या 6 बच्चों को केवल आज मैं अंक पहचान का गतिविधि करा रहा हूं, फिर इनको संख्या कराऊंगा, फिर जोड़ कराऊंगा। परंतु दूसरे बच्चे ऐसे जो गुणा पे काम कर रहे हैं या घटाव पे काम कर रहे हैं तो उनको भी यदि मैं यही कराऊंगा तो दिक्कत आएगी ना। और इसलिए उनका मैं अलग समूह बना के उनको कहूंगा कि बेटा ये आप गुणा का सवाल हल करो, ये घटाव का सवाल हल करो, ये भाग का सवाल हल करो। ऐसा ही भाषा में तो हमें 1-2 स्तर और 3-5 स्तर गतिविधियां उसी हिसाब से दी हैं और उनका अध्ययन करके हमें 2 बच्चों को 2 समूह में बना करके यदि हम अध्ययन कराते हैं तो आपको ही पता चलेगा कि इस समूह में से जो 5 बच्चे थे उसमें से 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने यार जोड़ करना सीख गए अच्छे तरीके से, अब मैं इनको अगले समूह में ले जाता हूं। या भाषा में वो शब्द पहचान तक आ गए, वाक्य तक पहुंचने वाले हैं तो यार मैं इनको अगले समूह में ले जाऊं। आपको भी स्पष्टता रहेगी। सीएससी सर भी पूछेंगे तब शिक्षक बता पाएंगे, राज्य से कोई पूछेगा, जिले से कोई पूछेगा, या हम पालक को भी बता सकते हैं कि यार तुमने बहुत अच्छा सहयोग किया, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं आप बराबर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देखो आपके बच्चे को पहले ये नहीं आता था और अब वो ये करने लग गया है, बहुत मेहनती है बच्चा, मेहनत कर रहा है, आप थोड़ा और सपोर्ट करिए उसको। यू कैन मोटिवेट देम। तो इस तरीके से आप उनको एक साथ शिक्षण करा लें। अब समस्या ये, और ये बहुत विकट समस्या है ये भी, कि कौन किस समूह को पढ़ाएगा। तो भाई यहां तो विद्यालय में शिक्षकों के बीच यदि कहीं द्वंद्व की स्थिति है तो सीएससी जो है उसका डिसाइडिंग ऑफिसर हो जाता है, हेडमास्टर नहीं है तो, कि भाई ये 1-2 का काम करेंगे और ये 3 से 5 का करेंगे, मतलब ये अंकुर का काम करेंगे, ये तरुण का करेंगे, और कहीं एक शिक्षक है तो फिर कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं, फिर तो दोनों समूह में थोड़ा थोड़ा समय देना है। कोशिश ये करनी है कि किसको कितना समय देना है ये शिक्षक डिसाइड कर ले आवश्यकता के अनुसार। और 2 से अधिक शिक्षक हैं तो अच्छी बात है, फिर हम कोशिश कर लें कि यार ये भाषा में आप देख लेना, गणित में ये देख रहे हैं और 2 ये कर रहे हैं तो कार्यालयीन काम में, ये नेस की तैयारी में ये सहयोग कर देंगे, पर अंकुर वाला अपने आप को अंकुर पे फोकस करे। और मैं आपको बता दूं अंकुर वाला काम सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हल्का मत मानिए। जो शिक्षक अंकुर समूह के बच्चों को यदि मोमेंटम दे देता है, चलना सिखा देता है, पढ़ना सिखा देता है, अंक पहचान, संख्या पहचान, जोड़ सिखा देता है, तो ये जीवन का सबसे पुनीत और पुण्य वाला काम है। उस बच्चे के जीवन को आपने बना दिया, इसलिए उसको छोड़िए मत। सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत 6 से 8 में यदि वो 1-2 स्तर पे है तो उसकी कोई ना कोई समस्या भी होगी, पारिवारिक समस्या हो सकती है,
शारीरिक मानसिक समस्या हो सकती है और ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें और उनको मुख्य धारा में लाएं। नेक्स्ट, अब ये आ गई पाठ्य पुस्तक आधारित सामग्री। अच्छा, ओके, हाँ, ध्यान ये रखना है, दक्षता उन्नयन बेसलाइन टूल के आधार पे आपने अभी तक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का विषयवार उनके सीखने के स्तर के अनुसार अंकुर तरुण समूह में विभाजित किया होगा। एक बात और बता दूं, ये तो हम कह रहे हैं मान करके कि हुक कर लिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मामा नाना के यहां से अभी वापस भी नहीं आए होंगे या सोयाबीन काटने चले गए होंगे। उनको भी बुला करके जब भी आ जाए तत्काल उनका बेसलाइन लो और उस समूह में बिठाओ, क्योंकि आप लोग उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनमें से कई बच्चे ऐसे जो पहली बार विद्यालय आ रहे हैं, पहली पीढ़ी के पढ़ने वाले हैं। तो यह आपका सौभाग्य कि ऐसे बच्चों के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, और यदि उनको आप सिखा के वहां तक ले जाएंगे, वही तो गुरुजी, वही तो आपका गुरुत्व है। इस प्रक्रिया में यदि आपको कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो फिर हम संकुल स्तर पे चर्चा कर लें। प्रश्न है, आइए चर्चा करें। तो सीएससी साहब इस पे चर्चा जरूर करिएगा, और किस तरीके से समाधान हुआ उसके अनुभव को रिकॉर्ड भी कर लें अपने पास, और आप किसी भी शिक्षक की समस्या है तो नोट करके उसका समाधान भी दें। नेक्स्ट, ध्यान रहे कि 6 से 8 हेतु 31 अक्टूबर तक और 3 से 5 हेतु 13 नवंबर तक दक्षता उन्नयन करना है। सभी कालखंडों में दक्षता उन्नयन आधारित गतिविधियां रहेंगी और अभ्यास भी किया जाना है, नेस कक्षाओं के 3 घंटों को छोड़कर। यह बात बार बार कह रहा हूं नेस की, इसलिए कोई भी शिक्षक इसमें कंफ्यूज ना रहे, कोई सीएससी कंफ्यूज ना रहे। नेस हमारी प्राथमिकता है और हमें तैयारी करके अच्छे स्थान पे लाना है अपने विद्यालय को। इस अवधि के बाद भी 1 घंटे का बूस्टर पीरियड पूरे सत्र नियमित रूप से चलाएंगे। मतलब, क्योंकि आने वाले समय में एफएलएन पे काम होना है, वो इससे बड़ा काम आ रहा है, और यदि आपने यहां मेहनत कर ली तो वहां आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो आपने काम कराया है, ये आपका अनुभव उस समय काम ज्यादा आएगा। और नेक्स्ट, स्टूडेंट वर्कबुक कक्षा 3 से 5 ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है, सॉरी। कक्षा 3 से 5 पुस्तक में 2 भाग है, क्योंकि उमंग वाला पार्ट हमने हटा दिया। पुस्तक में 2 भाग हैं, लर्निंग लेवल 1 टू लर्निंग लेवल 3-5, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसमें पहले हिंदी और गणित की ही वर्कबुक थी, अब अंग्रेजी भी जोड़ दी है। प्रक्रिया वही है, बेसलाइन उसका भी लेना है, और इसमें आपको ज्यादातर बच्चे 1-2 स्तर पे ही मिलेंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देकर अभ्यास कराएं। प्रत्येक छात्र को विषयवार स्टूडेंट वर्कबुक दी जाएगी, ये तो आपके पास पहुंच गई होंगी, और हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए अलग अलग वर्कबुक है और अलग अलग प्रत्येक बच्चे के लिए है। आपको हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना है, बेसलाइन में वो कहां था, आपने क्या क्या गतिविधि कराई, कितना अभ्यास कराया, वो कहां पहुंचा। और ये चित्र भी आप देख लीजिए, ये यही रहेंगे, ये पहुंच चुकी होगी, हर बच्चे को ये उपलब्ध हो जाए, और बच्चा कब ये काम कर रहा है उसका परीक्षण भी कर लें। 6 to 8 में भी यही बात है, इसमें भी 3 भाग हैं, लेवल वही 2 हैं, 1-2 लेवल और 3-5 लेवल, ये समानता इस बार। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए अलग अलग वर्कबुक है, प्रत्येक बच्चे को है। नेक्स्ट, दक्षता उन्नयन वर्कबुक। अब चूंकि कंटेंट की बात आ गई है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं हिंदी के, मिस्टर खरे,
वो आपको संवाद करेंगे। और उसके बाद गुप्ता जी इसमें देखेंगे। इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। साथियों नमस्कार। जैसा आदरणीय पारेख सर ने आप लोगों के साथ बहुत विस्तार से चर्चा की है, और दक्षता उन्नयन आप सभी के लिए बहुत नया कार्यक्रम नहीं है। 2017 से लगातार हम लोग इस पर काम करते आए हैं। इसका एक व्यवस्थित प्रशिक्षण हम लोगों ने लिया हुआ है, और कोविड काल के दौरान जो रेडियो के माध्यम से हम लोगों ने दक्षता उन्नयन पर काम किया, उसमें भी आप लोगों का सहयोग रहा है, और आप लोगों ने उसके लिए बहुत सारे नवाचार भी किए हैं, जिसके परिणाम भी जो अभी पारेख जी ने कहा कि बहुत बेहतर मिले हैं। हम लोग दक्षता उन्नयन की जो आपको एक वर्कबुक बच्चों को उपलब्ध कराई गई है, जो आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंच गई होगी, उस वर्कबुक में अभ्यास के अवसर बच्चों को दिए गए हैं। 2017 में हमने आपको एक शिक्षक मार्गदर्शिका प्रदान की थी, उसमें विस्तार से उन गतिविधियों को दिया गया था। 2018 से हमने वो जो गतिविधियां थी उनका एक संक्षिप्त स्वरूप उसी अभ्यास पुस्तिका के एक कॉर्नर पर हमने चस्पा कर दिया था, अंकित कर दिया था, जो आप लोगों को निश्चित रूप से उसमें मार्गदर्शन का के रूप में सहयोग कर रहा था। ये जो गतिविधियां आपको दी गई थी, अपेक्षा ये है कि अब बच्चे आपके साथ हैं, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी गतिविधियां हों उसको सुनिश्चित करें कि वो जो बॉक्स में गतिविधियां दी गई हों, बच्चों के साथ मिनिमम उतना काम जरूर करें। मिनिमम शब्द में इसलिए, न्यूनतम शब्द में इसलिए जोड़ रहा हूं कि यदि आप शिक्षक मार्गदर्शिका जो दक्षता उन्नयन की 2017 में आप लोगों को प्रदान की थी, यदि उसका सहयोग लेते हैं, उसको विस्तार पूर्वक करते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप उतना नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उसमें एक संक्षिप्त गाइडलाइन कि आपको करना क्या है, वो कुछ बुलेट्स में दी हुई है। तो आपसे अपेक्षा है कि आप कम से कम उतनी गतिविधियां जरूर कर लें। ये जो जितने भी अभ्यास के अवसर इसमें दिए गए हैं, अभी आदरणीय पारेख सर ने आपको ये बहुत ध्यान देने के लिए कहा है कि दक्षता उन्नयन के साथ हमें नेस की कक्षाएं भी संचालित करनी है। यदि आप इन अभ्यास को देखेंगे, तो हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था, उस दौरान हमने हर गतिविधि को नेस के जो लोएस्ट परफॉर्मिंग आउटकम्स थे स्टेट के संदर्भ में, उसको भी हमने इन दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिकाओं के साथ सम्मिलित किया था। तो आप इससे भी निश्चिंत रहें कि जो नेस की तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे को मूलभूत दक्षताएं आए, वो उन मूलभूत दक्षताओं को हमने लर्निंग आउटकम के जो न्यूनतम लर्निंग आउटकम नेस के थे उसके साथ भी इसको जोड़ करके देखा हुआ है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वो दक्षता उन्नयन की जो भी गतिविधियां आप करा रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको नेस में सहयोग प्रदान करेंगी, सहायता प्रदान करेंगे। खासकर ऐसे बच्चे जो अभी एड ग्रेड की लर्निंग में नहीं है, उससे कुछ पीछे हैं, तो उनको वो अवसर वहां मिलेंगे। कुछ एक गतिविधियां यहाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं विस्तार से, यद्यपि आप लोगों से बहुत दो प्रशिक्षण तो 17, 18, 18, 19 के प्रशिक्षण में आप लोगों से विस्तार से चर्चा हुई है। ये एक गतिविधि जो यहाँ दी गई है, इस गतिविधि में कुछ सामग्री और तैयारी की बात की गई है, कुछ गतिविधि की बात की गई है, उसके बाद कार्य पुस्तिका की बात की गई है। ये जो 3 चरण हैं, ये 3 चरण को आपको यदि आप कक्षा में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे की सीखने की गति भी बढ़ेगी और बच्चे की समझ भी विकसित होगी, जिस उद्देश्य से आप दक्षता उन्नयन का काम कर रहे हैं। आपको सामग्री क्या चाहिए, वो विस्तार से आपको दक्षता उन्नयन की मार्गदर्शिका जब आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक कविता, अगर आप कविता पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका एक फ्लैश कार्ड हो, कुछ अधिगम पत्र पे लिखी हुई कविता हो,
जो आपको पूर्व तैयारी करनी है कि आप इसको लिख लें कहीं, या तो आप ड्राइंग शीट पे लिख लें बड़े अक्षरों में, या ब्लैक बोर्ड पे लिख लें। यदि संभव है इसके साथ कुछ चित्र बना पाना, या कुछ चित्र आपके पास उपलब्ध है तो उसको भी डिस्प्ले करें। विद्यार्थियों के साथ कक्ष में बैठने की जो व्यवस्था हो वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि लर्निंग में बैठक व्यवस्था भी अपने आप में किसी सीखने की प्रक्रिया को सहयोगी के रूप में होती है, तो वह भी आपको सुनिश्चित करनी है। अब मान लीजिए कोई कविता है तो उसके में गतिविधि क्या हो। हम सब डीएड बीएड किए हुए हैं और हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि जब भी हम गद्य या पद्य के लेखन की या उसके रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें आदर्श वाचन, अनुक्रम वाचन और मौन वाचन, इन तीन का बड़ा महत्व है। तो वही प्रक्रिया आप यदि उस कविता के साथ दोहराते हैं, शिक्षक स्वयं आदर्श वाचन करे, हाव भाव के साथ करे, ऊंची आवाज में करे, फिर अनुकरण वाचन के रूप में बच्चों को दोहराने के लिए कहे। इस दोहराव से रीडिंग बच्चों की न केवल ठीक होगी वरन उच्चारण जो कहीं ध्वनि जागरूकता के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है उस पर भी फोकस होता है। तो इसको आप बहुत गंभीरता के साथ यदि आप स्वयं भी वाचन करते हैं और उस वाचन के बाद बच्चों से अनुकरण वाचन के अवसर देते हैं तो वो निश्चित रूप से किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी आप पैराग्राफ पढ़ करके सुना रहे हैं, जो भी आप कविता सुना रहे हैं, उससे संबंधित यदि आप प्रश्न बच्चों से बीच में करते हैं तो निश्चित रूप से उससे भी समझ विकसित होती है। और पढ़ना, जब भी हम पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने का मतलब ही होता है कि रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। यदि समझ उसमें शामिल नहीं है तो शायद वो पढ़ना उतना सार्थक नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जब भी कोई इस तरीके की गतिविधि कक्षा में कर रहे हो तो उसके साथ कुछ छोटे प्रश्न भी बच्चों के साथ पूछते रहें, करते रहें, जिससे बच्चे की समझ को आपको आकलन करने में सुविधा रहेगी और आप ये समझ पाएंगे कि जो बातचीत, जो संवाद, जो कविता, जो कहानी, जिस कंटेंट के साथ आप काम कर रहे हैं वो कितना डिलीवर बच्चे के तक हो पाया है। नेक्स्ट, इसमें कार्य पत्रक के रूप में हमने लगभग 8 से लेकर के और 12-13 तक अभ्यास आपको एक गतिविधि के साथ देखने को मिलेंगे हिंदी विषय के लिए। तो इसमें अपेक्षा यह है कि आप अभ्यास को उसी स्वरूप में कराएं। बच्चे को अभ्यास के अवसर जब आप दे रहे हैं, जब आप उससे अभ्यास की बात कर रहे हैं तो कुछ अभ्यास ऐसे जो आप अपने समक्ष कराएं, कुछ अभ्यास ऐसे जो उसको होम असाइन के रूप में भी दें। वो अभी हम लोग आगे उस पर बातचीत करेंगे। तो ये कार्यपत्रक जो आप देख पा रहे हैं, इस कार्यपत्रक में कुछ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं जिसपे आप कुछ सवालों के जवाब बच्चा दे सकता है। नीचे कुछ चित्र दिया गया है कार्यपत्रक 2 के रूप में और अपेक्षा की गई है कि वो उस चित्र के साथ उस पिक्चर को कोरिलेट करे और उसका नाम लेखन करे। नेक्स्ट, ये जो एक दूसरी गतिविधि हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, ये जो दूसरी गतिविधि है इसको भी ठीक वैसे ही जैसी आपसे अपेक्षा पूर्व में की गई थी 3 तरीके से। आपको सामग्री क्या लगेगी, इसका मतलब है कि आप TLM क्या यूज करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो केवल कही हुई बात उतना प्रभावशाली नहीं होती है जितना प्रभाव उसमें कुछ दिखाने के बाद होता है। यदि आपने बच्चे को कुछ सुना दिया तो शायद वो स्थायित्व में कुछ कम रहेगा, लेकिन आपने उसको दिखा भी दिया तो उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसकी समझ और बेहतर हो जाएगी। लेकिन यदि वही काम आपने बच्चे को करा भी दिया, वो स्वयं बच्चा उस काम को कर ले तो वो लर्निंग, वो सीखने की प्रक्रिया बहुत अधिक होगी, क्योंकि वो इन्वॉल्व होगा, वो उसमें शामिल होगा, उस प्रक्रिया को करने में शामिल होगा। तो ये जो तीनों चरण आपको पुनः दिख रहे हैं, ये तीनों चरण उसी का रूप है। पहले आप जो सामग्री है वो बातचीत के साथ कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके आंखों के सामने कुछ ला रहे हैं। जब आप गतिविधि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं उस प्रक्रिया में, उसको शामिल कर रहे हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, तो वो स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। और तीसरी
कार्य पुस्तिका पर जब उसने कुछ काम किया, स्वयं करके देख लिया, तो वो जो लर्निंग थी वो स्थायी लर्निंग के रूप में बदल जाएगी, वो उसके मेमोरी में हमेशा के लिए पहुंच जाएगी। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को वही इसमें भी गतिविधियां जो दी गई हैं वो गतिविधियां आपसे पुनः अनुरोध है, अगर आप शिक्षक मार्गदर्शिका आपके पास है तो उसका उपयोग करिए, अन्यथा अभ्यास पुस्तिका में बुलेट के रूप में जो आपको प्रदाय की गई हैं गतिविधियां, कम से कम न्यूनतम उतना तो आप बच्चे के साथ कराइए ही। और यदि आप केवल अभ्यास पुस्तिका भरने का काम यदि आप कराते रहेंगे तो ये लर्निंग नहीं होगी। आप अभ्यास पुस्तिकाएं हो सकता है कि कक्ष में बच्चे भर दें, होमवर्क के रूप में बच्चे भर के ले आए, सही भी भरी हो, ये भी संभव है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया शायद उतनी नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में कुछ गतिविधियां शामिल की जाएं, कुछ ऐसे काम शामिल किए जाएं जो बच्चों के लिए स्थायी रूप से उसके मस्तिष्क पर अंकित हो पाए। नेक्स्ट, ये और गतिविधियां जो दी गई हैं, यहाँ एक लिंग बदलने की गतिविधि दी गई है, उसके नीचे कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटने के लिए अवसर दिए गए हैं। ये जब आप चर्चा करेंगे, कुछ गतिविधियां कराएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे उसको समझाएंगे, फिर उसको अवसर देंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद उसको करने का अवसर देंगे कि वो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है तो क्या बदले, क्या होगा। ये यदि हम उसको समझा पाते हैं, वो कर लेता है, तो ये मान लीजिए कि ये स्थायित्व के रूप में वो आगे बढ़ गया। नेक्स्ट, ये मैथ में अब गुप्ता जी बात करेंगे। ये डॉक्टर लोकेश खरे जी ने हिंदी विषय पर बड़े अच्छे से बताया और मेरा इतना सा निवेदन है कि अभ्यास पुस्तिका पर स्वयं पहले शिक्षक साथी काम कर लें। यह जन शिक्षकों को और विकास खंड के प्रत्येक दल को सुनिश्चित करना है। जब आपकी समझ अभ्यास पुस्तिका की गतिविधियों के बारे में होगी और आप पूर्व से अध्ययन कर लेंगे तो आप उन गतिविधियों का संचालन कक्षा स्तर पर और शिक्षकों के बीच और समीक्षा बैठकों के माध्यम से आप बड़े अच्छे से करवा सकते हैं और इसका लाभ हमारे बच्चों तक पहुंचेगा। अब मैं आदरणीय डॉक्टर बीबी गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो गणित विषय पर उनकी कुछ गतिविधियों पर, उनकी दक्षताओं के बारे में कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू सक्सेना जी। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बातचीत करना क्योंकि बहुत छोटा सा एक परिवर्तन है और किस तरह से हम लोग उस पर काम करेंगे। पारिक साहब ने बहुत अच्छा इसमें एक डिटेल में आप लोगों को बताया था। एक तो लोकेश खरे जी ने बहुत बढ़िया एक चीज बता दी जिसको आपने ध्यान दिया होगा कि यदि आपके पास शिक्षक टीचर हैंडबुक, शिक्षक मार्गदर्शिका यदि उपलब्ध है तो उसका उपयोग अनिवार्य रूप से करें। ऐसा उम्मीद है कि 2017 में हम लोग इसको भेजे थे आप लोगों के पास सभी स्कूलों को टीचर के लिए। हो सकता है बहुत से शिक्षक साथी अपने पास रखे भी हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं रखे हो, कहीं दबी हो, अलमारी में हो, इधर उधर हो। अगर वो मिलेगी तो उसको निकाल लीजिए, वो आपको बहुत मदद करेगी। फिर भी हम लोगों ने 2018 में के बाद जब ये दक्षता उन्नयन की किताबें बनी तो इसमें जैसा कि लोकेश जी ने बताया था कि जो भी जहां से भी वर्कशीट स्टार्ट थी उसके राइट साइड में एक छोटे से बॉक्स में पीले रंग से उसमें दिया हुआ था उन्हीं टीचर हैंडबुक का जो संक्षिप्त रूप जो बुलेट पॉइंट से दिया हुआ है कि इसमें इस तरह की गतिविधियां कराएं। अब मैं फिर इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि जैसा कि बताया कि वर्कशीट को भरवाना नहीं है, अगर भरवा रहे हैं तो ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जरूरत है कि इसके लिए कुछ काम करें, कुछ किसी प्रक्रिया से गुजरें। एंड कोई भी लर्निंग आउटकम्स तभी किसी बच्चे में स्थापित होती है जब वो किसी प्रक्रिया से गुजरे। लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में जो ट्रेनिंग हुई होंगी उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, जब तक प्रक्रिया या किसी गतिविधि के माध्यम से नहीं निकलेंगे तो लर्निंग आउटकम स्थापित हो इसकी उम्मीद बहुत कम रहती है। इसलिए जरूरत है कि इसमें दी गई किताब में ही, वर्कबुक में ही दी गई गतिविधियां या वर्कबुक की अगर गतिविधियों वाली यदि आपके पास टीचर हैंडबुक है, इन दोनों में से कहीं से भी आप अगर
पहले गतिविधि कराएं बच्चे को, मतलब उस प्रक्रिया में लाएं और उसके बाद इस वर्कशीट पे काम करने को कहें, तो आप निश्चित तौर से बच्चा जब इस वर्कशीट पे काम करेंगे तो उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका दिमाग, वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब जाके उस काम के करने में, या जो भी हिंदी का हो या गणित का हो, जो भी प्रश्न हो, उन प्रश्न को करने में अच्छा महसूस करेंगे। अभी आप लोगों को इस तरह से अगर आप इस गतिविधियों को कराने के उपरांत यदि आप आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पे हमारे बच्चे उसको समझ के साथ कर पाएंगे। मैं अभी फिर से ये क्यों इम्पोर्टेंट है गतिविधि करना और उसके साथ वर्कशीट पे काम करना, वर्कशीट को भरवाना नहीं है, इस पे बहुत ध्यान रखेंगे। भरवाना बहुत आसानी से बच्चे घर में भी भर सकते हैं, बहुत आसानी से बच्चे क्लासरूम में भी भर सकते हैं, लेकिन ये इसका उद्देश्य है ही नहीं। अब आपको फिर से एक चीज हम बता दें कि जैसा कक्षा 3 से 5 के लिए दक्षता उन्नयन की वर्कबुक है और उसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए वर्कबुक है, उसमें एक पहले शुरुआती लेवल जो है वो कक्षा 1 और 2 का है। कक्षा 1 और 2 के लेवल में बहुत मोटा मोटा चीज अगर ध्यान दें कि आकृतियों की पहचान, जिसमें 3D टर्म लिखा है, लेकिन उसको ऐसा समझें कि त्रिविमीय आकृतियां और द्विविमीय आकृतियां कक्षा 2 में ही शुरू हो जाता है। तो आपको किसी डिब्बे का चित्र, बक्से का चित्र, किसी अलमारी की वस्तु अगर पड़ी है, ऐसी चीजों को दिखाएं तो इसमें बताएंगे, तो बच्चे 3D को आसानी समझेंगे। इसमें गतिविधियों में बात ली गई है। उसके साथ अभी इसमें क्या क्या कंटेंट कक्षा 1 और 2 में लिया है, ये जानना जरूरी कि इतनी अगर बच्चे लंबे गैप के बाद भी आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिक बातें अगर बच्चे जान जाते हैं तो आगामी जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं उसमें उनको सहूलियत होगी। तो इसमें एक तो स्थानीय मान और एक पैटर्न, एक संख्याओं की तुलना, किसी संख्या से मान लीजिए 25 से ठीक पहले वाली संख्या कौन सी है, 25 के ठीक बाद वाली संख्या कौन सी है। 25 से पहले वाली संख्या अगर पूछेंगे तो बच्चा कुछ भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, लेकिन आपका अगर उद्देश्य है कि ठीक पहले की संख्या पूछना, तो बच्चा अगर 25 से पहले का बोलेंगे तो उस समय बच्चे को 24 ही बोलना चाहिए। और अगर आपको आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका 25 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो वो कोई भी संख्या बोल सकता है 25 से पहले की। इसलिए अपने क्वेश्चन करने और उसमें बहुत ध्यान रखिएगा। जैसा इसमें तो एक तो पैटर्न, तुलना करना और जोड़ना और घटाना, ये दो चीज लेवल 1, 2 मतलब कक्षा 1 और 2 में दी गई है। इतना अगर आप कराते हैं, कक्षा 3 से 5 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं इस समय, जो कक्षा 3 से 5 के बच्चों का समूह है, उसमें भी कक्षा स्तर 1 और 2 का जो विषय वस्तु दिया गया उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें संख्याओं की समझ, जोड़ना और घटाना, ये 3 ही बात इसमें ली गई है। थोड़ा सा आकृतियों से संबंधित कुछ बातें की गई हैं और मापन का, जैसे लंबाई बीते से नापना या कदम से नापना, ये एक बात की गई है। तो इतना अगर आप कराते हैं तो इसी प्रकार से वही बच्चे जो कक्षा 3 से 5 के हैं, अगर ये बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कक्षा 3 से 5 वाले स्तर पे आते हैं, उस समय उनके पास संख्याओं की समझ, जिसमें स्थानीय मान, संख्याओं की तुलना तो रहेगा ही, और इस समय नंबर सेंस डेवलप होना चाहिए। नंबर सेंस डेवलप होने का मतलब संख्या बोध। इसमें अगर किसी 5 की बात कर रहे हैं तो बच्चा यदि 5 चीजें उठा लाता है, 5 कंकड़ ले आता है, 5 टेबल, 5 कुर्सी, 5 पंखे, कुछ भी पर्यावरण में, आसपास के वातावरण में गिन लेता है, कर लेता है, तो ये इतना ही काफी नहीं है। ये पता होना चाहिए 5 2 से कितना ज्यादा है, 8 से कितना कम है, 5 के संदर्भ में आसपास जो कुछ हो सकता है सब बच्चे से बनना चाहिए। तो तब जाके नंबर सेंस, मतलब उसको पता चलेगा 5 का आशय क्या है। खाली 5 वस्तुएं ला देना, 5 वस्तुएं गिन देना ही नहीं होगा। मतलब ये इसी के अंतर्गत आता है। मतलब इसी के बाद जब संख्याओं की तुलना बच्चे करते हैं तो उस समय आसानी से वो बता पाएंगे। इसके बाद जोड़ना, घटाना और ये समय, गुणा और भाग, ये कक्षा 3 से 5 स्तर में। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए 2 स्तर निर्धारित हैं, कक्षा 1 और 2, और दूसरा स्तर है कक्षा 3 से 5, जिसमें अंकुर और तरुण उसे कहा गया है। कक्षा 1 और 2 को अंकुर और कक्षा 3 से 5 को तरुण। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे। बातचीत करते समय जब बच्चों को के साथ चर्चा करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि वो बच्चों की समझ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। इसलिए गतिविधि का अगर मौका देते हैं तो यही इसका सबसे बेहतर तरीका है। लर्निंग आउटकम्स की परिभाषा जब हम लोग बातचीत पहले कई बार किए हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, तो बच्चे के अंदर यदि लर्निंग आउटकम्स स्थापित करना है, विकसित करना है, इसका मतलब ये कि बच्चा किसी प्रक्रिया से गुजरे।
तो वो रोट लर्निंग का उसमें कहीं भी जगह फिर नहीं बचेगी। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 में अब हम आते हैं। कक्षा 6 से 8 में भी 3 स्तर थे, अंकुर, तरुण और उमंग। इस समय साथियों उमंग को इसमें से अभी हटा दिया गया है। उमंग को क्यों हटाया गया, जैसा अभी सुबह की बातचीत में, अभी शुरुआती बातचीत में कहा गया था कि N-1 एक ब्रिज कोर्स के रूप में जस्ट पहली कक्षा, जैसे कक्षा 6वीं का बच्चा है तो उसको 5वीं के स्तर, 5वीं में जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पे आधारित एक सामग्री आपको दी जा रही है, जो अभी आप करवाएंगे दक्षता उन्नयन के बाद। इसी प्रकार से कक्षा 7 के लिए जब बच्चा होगा तो उसके लिए कक्षा 6 पर आधारित, कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित सामग्री आपको मिलेगी। इसी प्रकार से कक्षा 8 के लिए। लेकिन इस समय दक्षता उन्नयन के अंतर्गत इसमें लेवल कक्षा 1 और 2 का स्तर और कक्षा 3 से 5 का स्तर ही रखा गया है। इसमें उमंग वाला पोर्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें भी क्या दिया है। तो इसमें भी अगर कोई कक्षा 8वीं का बच्चा है या कक्षा 7वीं का बच्चा है और किसी प्रकार से वो कक्षा 1 और 2 के स्तर पर है, तो इसमें भी उन मुख्य अवधारणाओं को लिया गया है जो 2017 एनएस के लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स में आया था, कक्षा 3 में आया था, उसको इसमें ज्यादा स्थान दिया गया है। उस लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रख के इसमें बताया गया है, जिसमें संख्याओं की समझ, जोड़ना, घटाना और मापन। मापन में सिर्फ लंबाई को लिया गया है, लंबाई का मापन, क्योंकि कक्षा 1 में लंबाई पे ही ज्यादा फोकस है। लंबाई में वही कदम से, अमानक इकाइयों में, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में मापन, जैसे वीते से, उंगलियों से, कदम से मापन करना। ये कक्षा 6 से 8 की मैं बात कर रहा हूं। ये इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बहुत कम होंगे वो, जो कक्षा 1 और 2 स्तर पे हो सकते हैं। तो उनके लिए आपको इस तरह से वर्कशीट में जगह है। वर्कशीट में हर 2 वर्कशीट में पहली वर्कशीट जब शुरू होगी उस अवधारणा संबंधी, उसमें एक गतिविधि के लिए जगह राइट साइड में दिया गया है। अभी आप देखेंगे उसके बाद कि कक्षा 3 से 5 का जो स्तर होगा, इसमें संख्याओं की तुलना। अब संख्याओं की तुलना, जो कक्षा 3 से 5 का ग्रुप था उसमें 2 डिजिट नंबर था, मतलब 2 अंकों की संख्याएं थी। यहाँ पे अब 3 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी। बस इतना ही फर्क है कक्षा 6 से 8 और 3 से 5 के उसमें। ये कक्षा 3 से 5 के स्तर में इसमें 3 अंकों की संख्याओं में सारी संक्रियाएं, बड़ा छोटा, आगे पीछे, ये सब बातें की जाएंगी। इसी प्रकार से इसमें गुणा और भाग भी है, और मापन में स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का इसमें संदर्भ है। इस प्रकार से पैटर्न और भिन्न को भी इसमें समावेश है। इसमें थोड़ा सा भिन्न को भी लिया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि भिन्न का बहुत प्रारंभिक इंट्रोडक्शन है, चूंकि दक्षता उन्नयन के संदर्भ में है, लेकिन लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स 2017 में भिन्नों में तुलना, तुल्य भिन्न, ये बहुत लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स में आया था। इस वजह से भिन्न का भी इसमें समावेश किया गया है, लेकिन उमंग समूह को इसमें नहीं रखा गया। इस प्रकार से ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा था कि आपको बहुत आसान है इसको समझ के, अगर आप करवा रहे हैं कक्ष में, तो आपको इस मोटी मोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा कक्षा शिक्षण जो भी समय निर्धारित है दक्षता उन्नयन के लिए, उसमें आप भरपूर इस पूरे चीज को आप करवा पाएंगे। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर आप लोग N-1 के संदर्भ में काम करेंगे।